मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए एक टॉपिक है, यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हम लोग मैराथन क्लास लेंगे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की। क्लियर है? अब ये टॉपिक है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचारित रोग है ना। तो ये रोग क्या होता है इसके पहले बता दिया गया था। इन शॉर्ट आप सीधा ये कह सकते हैं कि ये रोग जो है ड्यूरिंग सेक्स के समय फैलते हैं, मतलब मैथुन के समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, ये ट्रांसफर होने वाला रोग है। क्लियर है? ये चीज होता है आपका। और अब प्रश्न आता है कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं, जैसे इसके पहले आप पढ़ रखे थे वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। तो वायरल डिजीज का मतलब ऐसा रोग जो कि वायरस से होता है, पूरा एक आपने लिस्ट देखा था है ना। जैसे हो गया आपका पोलियो हो गया, ठीक है, एड्स हो गई, ये सारी चीजें था। वैसे यहाँ पर पहले लिस्ट देख लेते हैं। हाँ, तो जितने बच्चे पढ़े हैं क्या आप लोग बताने का प्रयास करोगे? हाँ, कल भी बताया गया था कौन कौन से रोग हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। हाँ बताइए, पहला क्या है आपका? सिफिलिस है, जिसको क्या कहते हैं, उपदंश कहते हैं, है ना। पहला क्या है? सिफिलिस, जिसको क्या कहते हैं, उपदंश कहते हैं। सेकंड क्या है आपका? गोनोरिया, जिसको क्या कहते हैं, सूजाक कहते हैं, है ना। गोनोरिया जिसको कहते हैं, सूजाक कहते हैं। स्पेलिंग ध्यान देना लेकिन। चलो तीसरा क्या था बताइए? क्लेमाइडिया। तीसरा था आपका क्लेमाइडिया, है ना। तीसरा था क्लेमाइडिया, और क्लेमाइडिया की कोई हिंदी नहीं बल्कि इसको हिंदी में ऐसे लिख दिया गया है, क्लेमाइडिया, ठीक है। और इसके बाद और बताओ चौथा क्या था? चौथा क्या? ट्राइकोमोनियसिस, है ना। ट्राई करने को ये बताया गया था ना, ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस, ये तुम्हारा है ना। चलो बताओ चौथा और पांचवा क्या, कौन सा रोग था? जेनेटिकल हर्पीज, है ना, यानी कि जननांगों का हर्पीज रोग, जेनेटिकल हर्पीज। चलो नेक्स्ट बताओ और कौन सा था? जेनेटिकल वार्ड्स, जननांगों पर घाव, है ना। जेनेटिकल वार्ड्स है ना। और चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या था आपका? एड्स था, AIDS। और नेक्स्ट क्या था आपका? हेपेटाइटिस। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या था? हेपेटाइटिस, जिसको हेपेटाइटिस को दूसरे शब्द में और क्या कह सकते हैं? यकृत शोथ, है ना, इसको यकृत शोथ कहते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में सिफिलिस वाला हो गया था और सूजाक, दोनों को कवर। तो सबसे पहली चीज है एक लिस्ट दिमाग में याद रखो कि कौन कौन से रोग हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। तो सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनियसिस, है ना। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, दो तो ऐसे शुरुआत का याद ही रहता है लगभग, है ना। क्लेमाइडिया है आपका, या कुछ में ये जैसे ट्राइकोमोनियासिस। मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया था, थोड़ा मतलब बहुत गंदा ट्रिक है। ट्राई करने को मोनियसिस, मोनी को एसी में, है ना। तो मतलब ऐसा आप रिलेट कर सकते हो, क्लियर है? आप अपने हिसाब से कोई भी रिलेट कर सकते हो जिससे आप कभी भूलो मत। जेनेटिकल हर्पीज और जेनेटिकल वार्ड्स, यानी कि जननांगों पर हर्पीज रोग और एक वार्ड्स मतलब घाव होता है, मस्से, है ना। फिर इधर एड्स और हेपेटाइटिस। तो आई होप इतना रोग सबको याद रहना चाहिए, क्लियर है? ये रोग आपको सबको, आप सबको याद रहना चाहिए और परेशान ना हो। देखो इतना लिखे हो, जो नहीं लिखा है उसको मैं अलग से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कल वाली क्लास का, इसके पहले वाली क्लास का, तो अभी मैं इसको रब कर सकता हूँ ना, क्लियर है? तो हम लोग पहली वाली बात कर लिए थे। इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जो सिफिलिस रोग होता है जिसको उपदंश कहते हैं, शॉर्ट में मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ये होता है किससे? ट्रिपोनेमा पैलिडम से होता है। मेन यही चीज इसमें याद रखने वाला है, ये किससे होता है आपका? ट्रिपोनेमा पैलिडम से होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। और ये है बैक्टीरिया, ये क्या तुम्हारा? बैक्टीरिया से। तो क्योंकि सबसे खतरनाक नाम हो
ज्यादा बैक्टीरिया का नाम याद है ना। बाकी सब तो कहानी याद रखने वाली कोई चीज है तो क्या है, सिफिलिस यानी कि उपदंश कौन से बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो ट्रिपोनेमा पैलिडम के द्वारा होता है। और जब बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो इसमें भेजा जाता है एंटी को, बैक्टीरिया का दुश्मन, है ना। याद है दुश्मन वाली कहानी बताई थी कल की क्लास में। हाँ, तो इसमें बैक्टीरिया का दुश्मन दो है, एंटीबायोटिक मतलब इसके उपचार के लिए मतलब कौन सी दवा का यूज किया जाता है, कौन से दवा का यूज किया जाता है, तो एंटीबायोटिक दवा का यूज किया जाता है। अब एंटीबायोटिक आप इसको पता है प्रतिजैविक बोलते हैं, डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दे देते हैं लोग, है ना। हाँ जाओ, तो एंटीबायोटिक दवा और उस एंटीबायोटिक दवा का नाम है, दो दवा दिया जाता है, एक तो होता है पेनिसिलिन, एक होता है पेनिसिलिन और एक होता है टेट्रामाइसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइलिन है। क्या है भाई, यही तो नहीं है। हाँ टेट्रासाइलिन, ठीक है सही है भाई, टेट्रासाइलिन ठीक है, साइक्लिन साइलिन ठीक है, रिलेट कर। तो दो दवा दी जाती है, एक तो पेनिसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन, हाँ टेट्रासाइक्लिन, अरे ठीक है। तो दो दवा दी जाती है और ये दोनों दवा क्या होते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब समझ रहे हो ना, बायोटिक यानी कि बायोज यानी कि बैक्टीरिया का, एंटी मतलब दुश्मन, उससे लड़ने के लिए दवा दी। हाँ बिल्कुल भाई, अरे बचाने के लिए दवा दिया जाएगा, मारने के लिए थोड़ी दिया जाएगा, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए सर। हाँ बिल्कुल, उस बैक्टीरिया के एंटी है, उस बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देगा, मेरे रहते हुए तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, ये चीज होगा। अच्छा ये तो हो गया। देखो जो चीज फैक्चुअल चीजें हैं उसको आप बनाकर नहीं लिख सकते, यकीन मानो। तो फैक्चुअल चीजें इसमें केवल दो हैं, ट्रिपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक दवा यानी कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दवा दी जाती है। अब आता है लक्षण, तो ध्यान देना सिम्पटम्स में, सिम्पटम्स में एक तो ये याद रखो मेन सिम्पटम्स क्या है, मतलब मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका जो मुख्य लक्षण है, बाह्य जननांगों में घाव होते हैं, है ना, रोम कुटिकाएं के पास घाव जैसा संरचना बन जाता है। रोम कुटिकाएं जैसे कोई जब बाल रोए जब निकल जाते हैं तो वहां पर देखो एक अब कैसे बताएं, वहां पर जैसे पोड़े फुंसी टाइप ना निकलने लगते हैं, काफी पेन क्रिएट करते हैं। तो वही चीज मतलब एक तो बाह्य जननांगों में घाव और रोम कुटिकाएं से प्रॉब्लम होता है। और क्या होता है इसमें और खरोच आदि आ जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है, स्टार्टिंग में बैंगनी रंग का वृत्ताकार टाइप धब्बा बनता है, बैंगनी रंग का वृत्ताकार मतलब कुछ दाद टाइप लिए हुए, है ना, उस तरह से वृत्ताकार धब्बा होता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे गंभीर होता रहता है, ध्यान देना, जब ये धीरे धीरे गंभीर होता रहता है तो स्वाभाविक है कोई भी रोग अगर एक गंभीर अवस्था में आ जाएगा तो एक छोटी से छोटी बीमारी मरने की कगार तक पहुंचा सकती है ना। एक छोटी से छोटी बीमारी मतलब हावी अगर हमारे ऊपर अच्छे से हावी हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्लियर है। और दूसरा नंबर, ये जितने भी डिजीज है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर डिजीज है। पता है क्यों है? क्योंकि एक तो ये ऐसा डिजीज है कि जिसके बारे में हम ओपनली बात नहीं कर सकते। अभी क्लास चल रही है इसलिए हम बात हो रही है, क्लास के जैसे क्लास खत्म हुई या इतने बच्चे हो तभी ये चीज मैं बताने का साहस भी कर पा रहा हूँ। तभी एक दो होते तो मैं क्या कहता, भाई पढ़ लेना यार, और ये नेचुरल है ना। तो ये ऐसे डिजीज है, एक तो ये आप किसी से कह नहीं सकते हो, ये कहोगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद डॉक्टर से कहने में संकोच होता है, तो बाकी तो बात ही क्लियर है। इसलिए और ज्यादा खतरनाक, मतलब एक छोटा सा बीमारी शुरुआत में ये बहुत भयंकर, तो इसमें क्या होता है, स्लेस निकलने लगता है, म्यूकस निकलने लगता है।
जहां घाव हुआ रहता है म्यूकस, और जहां जहां म्यूकस लगता है वैसे हो जाता वहां वहां, जैसे समझ रहे हो ना, जोन बना लेता है। हाँ जैसे म्यूकस मतलब एक लसलसा टाइप का पदार्थ निकलने लगता है, और वो म्यूकस अगर शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट से टच किया तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कर दिया कि नहीं, इन्फेक्टेड पार्ट कर दिया। जैसे जब कोई छींकता है, जब कोई छींकता है, अगर उसके छींक का यानी कि छींक के माध्यम से फ्लो का म्यूकस कई सारे निकलते हैं, अगर वो चीज डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर छींक दे तो कहीं ना कहीं ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसकी डिजीज आपके ऊपर आने के चांसेस है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मुंह लगाकर छींका करो, है ना, मुंह लगाकर, अरे अरे यार हाथ लगाकर छींका करो, ठीक है, मुंह लगाकर नहीं। चलो अभी इतना क्लियर है, अभी इतना समझ में आया? सॉरी भाई यार, दूसरे का मतलब चलो तो अभी इतना क्लियर है, ये चीज होता है। तो इसमें मेन जो पॉइंट है वो दो है। अब दूसरा क्या था आपका, पहला क्लियर है ना सबको? क्लियर। अभी मैं सबसे सुनूंगा, अभी कोशिश करो याद करते चलो, है ना। चलो, और भाई एक रिक्वेस्ट और है कि जैसे जब समझाया जाए ना तो आप ध्यान से केवल समझो, कोशिश करो कि आप ना बोलो, बिल्कुल कुछ भी ना बोलो। अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है आप कॉपी में लिख लो, बिल्कुल लिख लो, है ना। जैसे मैं कहूं कि जैसे जब मैं बोलना बंद करूं तब मैं ऑप्शन दूंगा कि हाँ भाई पूछो, तो पूछो, आप बिल्कुल पूछना, भर भर के पूछना, ठीक है। दूसरा डिजीज आपका सूजाक यानी कि जिसको कहते हैं गोनोरिया, ये होता है निसेरिया गोनोरी, और ये भी बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? अरे हिंदी में लिख दे, निसेरिया गोनोरी। और अगर जरा सा दिमाग लगाओगे ना याद हो गया तुम लोग को। अब पूछो कैसे? भाई नाम ही है बैक्टीरिया, ठीक है, नाम ही है, क्या नाम है तुम्हारा? गोनोरिया। तो निसेरिया गोनोरी सब तो है ना। निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया द्वारा होता है। अब देखो इसके प्रमुख लक्षण, इसका सबसे बड़ी बात है ये कि इसमें जो रोग के लक्षण होते हैं ना वो शरीर के बाहर नहीं दिखाई देते, शरीर के बाहर नहीं पाए जाते। तो इसमें ये याद रखने वाली चीज है कि बाकी सब में रोग के लक्षण, तो इसमें एक पॉइंट ये याद रखने वाली है कि रोग के लक्षण शरीर के बाहर नहीं दिखाई देते, नहीं प्रकट होते या नहीं पाए जाते हैं। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, रोग के लक्षण क्या होते हैं? शरीर से बाहर नहीं पाए जाते। तो भाई ऐसा कौन सा लक्षण है जो शरीर के बाहर नहीं पाया जाता? जैसे एक आता है ना, जैसे अभी ऐसा रोग, ऐसा कौन सा, इसको जीके टाइप बताओ, ऐसा कौन सा रोग है दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा रोग है जिसके लक्षण शरीर के बाहर नहीं पाए जाते? तो ऐसा कौन सा वो लक्षण क्या है? तो एक्चुअली ये लक्षण होता है यूरेथ्रा में होता है। यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग में होता है ये लक्षण। अब बताओ यूरेथ्रा बाहर होगा क्या? नहीं होगा, स्वाभाविक है ना। तो यूरेथ्रा में होता है, और वहां यूरेथ्रा में होता है जलन, सूजन, है ना, आदि सारी समस्याएं पैदा कर देता है। क्लियर है? जलन, और एक चीज और है, ये होता है केवल पुरुषों में। ये होता किसमें है? पुरुषों में होता है, पुरुषों में, महिलाओं में नहीं होता, बिल्कुल होता है, बट महिलाओं में ये प्रभावी नहीं होता है, बल्कि महिलाएं इस रोग के वाहक का काम करते हैं। इस रोग को जैसे गाड़ी की तरह काम करती हैं। अच्छा मैजिक है, ठीक है, और वो बैठो अभी अगले स्टेशन में छोड़ दे। क्लियर है ना? मतलब इनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं। क्लियर है? समझ में? ये पुरुषों में होता है, महिलाओं में भी होता है, लेकिन महिलाओं में क्या होता है? हाँ, कोई कोई अफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल ये बैक्टीरिया के वाहक का काम करते हैं। मतलब ऐसे बैक्टीरिया, मतलब ऐसे समझ लो जैसे अभी बताया गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, यानी कि जब ये सेक्स
होगा तो वहां पर ये डिजीज फैला देंगे, रोग हो जाएगा, लेकिन इनके अंदर कोई असर नहीं। बैक्टीरिया के वाहन का काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया के वाहन का काम कर रहे हैं, इसीलिए एक ये कहा जाता है। तो ये चीज आपका हो गया। अब इसके बाद आता है तीसरा, कौन सा रोग है? क्लेमाइडिया। तीसरा क्या है? क्लेमाइडिया। अब ये भी नाम से क्लियर है, ये क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये? क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा? क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। आई होप सबको बैक्टीरिया का नाम तो याद ही हो जा रहा होगा, है ना? क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। क्लियर है? और कैसा रोग है? तो ये यौन संचारित रोग है ना? लक्षण क्या है? तो यहाँ पर हो जाता है यूरेथ्राइटिस हो जाता है। आप लोग अर्थराइटिस सुने होंगे, अर्थराइटिस नहीं सुने, बेकार है। इसमें क्या होता है? इसमें हो जाता है यूरेथ्राइटिस हो जाता है, यानी कि मूत्र मार्ग शोथ हो जाता है। अभी तक क्या था? जलन, मतलब इसके पहले वाले या जो सूजन जैसी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब क्या हो जाता है? यूरेथ्राइटिस हो जाता है, यानी कि एक जो है मूत्र मार्ग शोथ हो जाता है ना? और दूसरा नंबर ये ऐसा रोग है जो कि दोनों में होता है, स्त्रियों में होता है और पुरुषों में भी होता है ना? दोनों में होता है। बस स्त्रियों के ग्रीवा शोथ होता है, यानी कि स्त्रियों में ग्रीवा में प्रॉब्लम कर देता है। ग्रीवा मतलब समझ रहे हो? गर्भाशय की जो गर्भाशय में जो ग्रीवा आदि सब होता है, तो उसमें प्रॉब्लम करता है सीधे। ठीक है? और दूसरा नंबर इसमें स्वाभाविक है ना? यूरेथ्राइटिस हुआ है, यकृत शोथ, या जो है हम ऐसे कह सकते हैं ग्रीवा शोथ है, तो कहीं ना कहीं जलन या सूजन जैसी प्रॉब्लम तो कॉमन है ना? क्योंकि यहाँ पर एक समझ लो छोटे लेवल से था, लेकिन ये थोड़ा बड़े लेवल का, क्योंकि बैक्टीरिया भी चेंज। क्लियर है? अच्छा, इसके उपचार के लिए भी यहाँ भी एंटीबायोटिक दी जाती है, और यहाँ एंटीबायोटिक का नाम है टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन युक्त दवा। क्या दी जाती है इसमें? टेट्रासाइक्लिन और जो है डीऑक्सीसाइक्लिन है ना? टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन युक्त दवा दिया जाता है। डीऑक्सीसाइक्लिन युक्त दवा दिया जाता है। इसमें दवा का प्रयोग कर दो सीधे, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब याद रखना, यहाँ पर बोर्ड पर जो मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, इसको तुम बनाकर नहीं लिख सकते हो शक्तिमान। अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि हम बनाकर लिख लेंगे, तुम लक्षण बनाकर लिख सकते हो, है ना? इसलिए मैं लक्षण नहीं लिख रहा हूँ, मुझे पता मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन एग्जाम में तुम कलाकारी करो। बचपन से वही करते आए हैं, मैं भी करता हूँ, तुम भी करोगे, स्वाभाविक है। तो कलाकारी उसमें नहीं किया जा सकता है जो एकदम फैक्चुअल हो। समझ पा रहे हो ना? फैक्चुअल हो, यानी मेरे बारे में तुम कलाकारी कर सकते हो, मेरे नाम के बारे में कलाकारी नहीं कर सकते हो। नाम रवि है तो रवि ही रहेगा। अब मेरे बारे में तुम कुछ भी कलाकारी कर सकते हो, गलत सही कैसे भी, अफवाह कुछ भी मतलब कर सकते हो। तो ध्यान देना, जो फैक्चुअल चीज है उसमें नहीं। तो फैक्चुअल तो आपको याद ही रखना होगा। क्लियर? तो यहाँ फैक्चुअल कौन सी? क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस बैक्टीरिया द्वारा कौन सी दवा? कौन सी? टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन। अच्छा, ये कौन सा प्रतिजैविक है या एंटीबायोटिक? एक काम करो, इसे लिख लो, इसे तीनों ऐसे लिख लो, इसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, साल्ट में लिख लीजिए। बाकी छापना होगा तो किताब है, छापना आप आराम से। देखिए आपका चौथा रोग है, और वो क्या है? ट्राइकोमोनियासिस है। ध्यान देना, चौथा रोग है और वो क्या है? ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, ये चीज है। अब ये रोग क्या होता है? तो ये फैलता है ट्राइकोमोनास
वैजाइनेलिस बैक्टीरिया प्रोटोजुआ द्वारा, किसके द्वारा? ट्राइकोमोनास, है ना? मोना को ट्राई करना तो नाश करना, ट्राइकोमोनास, है ना? वैजाइनेलिस से याद कर लो, ट्राई नहीं करने को क्योंकि नाश होने को, तो ट्राइकोमोनास, मोनास, वैजाइनेलिस, ठीक है? ये चीज हो गया। और ये क्या बैक्टीरिया नहीं है, ये प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुआ द्वारा, प्रोटोजुआ द्वारा। तो पहला प्रश्न हो गया किसके द्वारा ये फैलता है ना? तो भाई नाम से ही क्लियर है, ट्राइकोमोनासिस, ट्राइकोमोनास के द्वारा, है ना? वैजाइनेलिस, ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस, ट्राइकोमोनास इसके वंश का नाम है और वैजाइनेलिस इसके जाति का नाम है ना? दो द्विपद नाम पद्धति कैरोलस लिनियस साहब ने दिए थे ना, उन्होंने बताया पहला नाम वंश का होगा, दूसरा नाम उसके जाति का होगा, ठीक है? तो ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। अब इसमें होता क्या है, तो देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो नाम से ही क्लियर है, ये जो है पुरुषों के यूरेथ्रा में होता है, पुरुषों के यूरेथ्रा में होता है, हाँ ठीक है, लेकिन महिलाओं के वेजाइना में होता है। ऐसे आप वेजाइनेलिस, वेजाइनेलिस नाम से क्लियर है, महिलाओं के वेजाइना नहीं, हाँ महिलाओं के किस में होता है, वेजाइना में होता है, क्लियर है? और इसमें ये पाया जाने वाला परजीवी है, ठीक है? मतलब ऐसे समझ लो, ये जो परजीवी, ये जो प्रोटोजुआ है, ये कहाँ पाया जाता है? तो पुरुषों के यूरेथ्रा में और महिलाओं के वेजाइनेलिस से रिलेट कर लो, महिलाओं के वेजाइना में पाया जाता है और ये एक कोषधीय परजीवी है। ये जो परजीवी है ना, ये एक कोषधीय है, ठीक? अच्छा, इसमें होता क्या है, तो इसमें वेजाइना से या जो है यूरेथ्रा से, है ना, सफेद रंग का पानी निकलता है और जो सिक्रेशन होता है उसमें दुर्गंध आती है। भाई नाम से रिलेट है। हम क्या बताए थे आपको, लक्षण आपको याद नहीं करना, लक्षण बढ़िया एक बार आप अच्छे से समझ लो, है ना, और एक बार घर पर जाकर ईमानदारी से अपने हिसाब से आप लिख लो, परमानेंट याद हो जाएगा, कभी भूलोगी नहीं, क्योंकि लक्षण कहीं ना कहीं रिलेटेड है। भाई पुरुषों की यूरेथ्रा में, महिलाओं की वेजाइना में, तो इसमें होता क्या है, इस परजीवी के प्रभाव से अर्थात इसके संक्रमण से, ठीक, सफेद रंग का द्रव निकलता है और जो सिक्रेशन होता है उसमें दुर्गंध आती, ठीक है ना? और दूसरा नंबर स्वाभाविक है, जलन जैसी प्रॉब्लम या खुजली जैसी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगती है ना? तो जलन या खुजली जैसी प्रॉब्लम भी आने लगती है। और यूरेथ्रा में क्या है, यहाँ पर वही चीज, जैसे जब यूरिन करते समय कहीं ना कहीं जलन होता है और एक चीज और है, यहाँ पर सूजन आने की शिकायत है, ठीक है, सूजन की, क्योंकि यूरेथ्रा में ज्यादा प्रॉब्लम केवल पुरुषों की यूरेथ्रा में होता है ना, महिलाओं की यूरेथ्रा में नहीं होता है। इसका भी रीजन है, ठीक है, पता है सबको रीजन। तो ये चीज होता है, तो बस ये आपका लक्षण होता है, क्लियर? अब इसमें उपचार के लिए क्या करते हैं, तो ऑरियोमायोसिन और टेरामाइसिन, कौन, ऑरियो है ना, आओ, रियो, रियो आओ, है ना, तो रिया एक लड़की है ना, जैसे होता है ना घर वाले रिया, रियोवा या मुस्कान, मुस्कानवा, है ना, मतलब ऐसे ऐसे बुला देते हैं नाम से, अपने हिसाब से बना लेते हैं, है ना, जैसे रवि, रविवा, मतलब मेरी मम्मी तो हमेशा रवियो के नाम से बुलाती है, हमेशा ये कहते हैं, और रवि कभी नहीं कहते, क्या ठीक है, हमें अच्छा लगता है बड़ों के मुंह से ऐसा चल। तो वैसे रिया है तो हम उनको रियो बुला रहे हैं और उनको कह रहे हैं आओ, उनको क्या कह रहे हैं, आओ, ठीक है ना? एक मिनट, हाँ, उनको कह रहे हैं आओ, आओ, रियो आओ,
ठीक है, माइसिन। अब एक चीज और याद रखना, माइसिन से हमें याद आ गया, मांस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? माइसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है मांस। तो और वो माइसिन मांस खिलाए, मांस वाली प्रोटीन खिलाए, है ना, मायोसिन खिलाए, क्लियर? तो और यो माइसिन, ये हो गया प्रतिजैविक का नाम, है ना। और फिर वो कह रहा है, फिर रिया क्या करे, थोड़ा मांस वाली प्रोटीन नहीं, मैं तेरे मांस का प्रोटीन खाऊंगी, टेरामाइसिन, तेरे मांस का प्रोटीन खाऊंगी, यानी कि टेरामाइसिन, ये और खतरनाक लेवल की। समझ पा रहे हैं? हमने क्या बुलाया, थोड़ा मजाक किया, ठीक है, कि और यो मांस वाली प्रोटीन खिलाए, और गुस्से में इनकी बस हाउ डेयर यू टू से, वो भी एकदम भड़क, क्या बोल रही, मैं तेरे मांस वाली प्रोटीन खाऊंगी, यानी कि टेरा और मांस वाली प्रोटीन मतलब मायोसिन, तो माइसिन। तो बस याद हो गया ना, याद हो गया। तो आयो दूसरा यार, और रियोमाइसिन और टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक वही एंटीबायोटिक यार दवा का प्रयोग करते हैं। बोलो इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो इस दवा का प्रयोग करते हैं, क्लियर है? और दूसरा नंबर, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का उपचार जो एक साथ करना पड़ता है। अब ये चीज आपके समझ से बाहर है, मेरे भी समझ से बाहर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीपली इतने लेवल का, बेसिक लेवल का तुम्हारा दिया है। इस रोग का उपचार, ट्राइकोमोनियासिस रोग का उपचार, स्त्री और पुरुष दोनों का उपचार जो है एक साथ करना पड़ता है, ठीक है, बस इतना याद रखो। इसमें दोनों का उपचार एक साथ करना पड़ता है, एक साथ करना पड़ता। अब कुछ सोच रहे होंगे भाई एक साथ ये कैसे यार, ये बताओ रोग कैसा है? सेक्सुअली तो वहां एक साथ ही तो हो रहा है, तो अगर उपचार एक साथ हो जा रहा है क्या समझ, मतलब स्वाभाविक एक साथ, तो कहीं ना कहीं रोग भी एक साथ ही फैला होगा, एक साथ उपचार हो जा रहा है, और अच्छी जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ, है ना। चलो अभी इसे लिख लो फटाफट, इसे जल्दी जल्दी लिख लो। ट्राइकोमोनियासिस वैजाइनैलिस प्रोटोजोआ द्वारा होता है, पुरुषों की यूरेथ्रा में और महिलाओं के वैजाइना में। और इसके लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है ना, कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑरियोमाइसिन और टेरामाइसिन। इसकी कहानी पता है, रिया वाली कहानी पता है? हाँ, तो रिया खतरनाक थी, वो तुमको भी पलट कर जवाब दी, मैं तेरे मांस वाली प्रोटीन खाऊं, है ना, तेरे मांस की प्रोटीन खाऊं, तो टेरामाइसिन, और तुमने मजाक किया था। बस अब ये हमेशा याद रखें, क्लियर है? चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट जो रोग है, और वो कौन सा है? जेनेटिकल हर्पीज। हाँ, जेनेटिकल हर्पीज। हम दो चीज साथ में लेकर चल रहे हैं इस बार, है ना, ठीक है। एक है आपका जेनेटिकल हर्पीज, और एक है आपका जेनेटिकल वार्ड्स, ठीक। तो ये हर्पीज एक तरह का ये हर्पीज नाम का रोग ही है, लेकिन वार्ड्स मतलब होता है घाव, है ना, तो इसको बोलते हैं जननांगों का घाव या पर घाव, ठीक है। और इसको बोलते हैं, हेडिंग बना लो, इसको बोलते हैं जननांगों का हर्पीज रोग, हर्पीज रोग। अब देखते हैं क्या होता है, क्या चीज है हम। अच्छा, किसी को इसके बारे में कभी सुने हो? पहली बार है, तब बढ़िया मन लगा पहली बार रहता है, आप ज्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद हवा। चलो अभी यहाँ देखो, ये वायरल डिजीज है पहला नंबर, दोनों वायरल डिजीज। तो एक कॉमन विशेषता होगी कि ये कैसा वायरस जनित रोग है, वायरस जनित, इसको ऐसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विषाणु जनित वायरल डिजीज, है ना, वायरस जनित रोग। और यहाँ भी ये कॉमन हो गया वायरस
जनित, अरे यार क्यों भैया वायरस जनित लिख रहे हो? क्या हुआ सर? विषाणु जनित, वो आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख रहे हैं। विषाणु जनित रोग, ठीक है, ये एक कॉमन हो गया दूसरा नंबर। अब फिर प्रश्न बनता है कि भाई कौन सा वायरस, नाम कौन सा वायरस, तो ये नाम से क्लियर है, हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु सेकंड, HSV सेकंड वायरस। सर पूरा नाम भी तो लिख दीजिए। पूरा नाम लिखते हैं, इसका मतलब होता है हर्पीज सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स वायरस सेकंड से होता है, से मतलब ये वायरस का नाम है, आप ब्रैकेट में लिख देना। हाँ सही है। क्लियर है कि वायरस से होता है, कौन से वायरस से होता है, HSV सेकंड, HSV सेकंड वायरस, मतलब हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड। अब याद हो गया होगा लगभग, HSV है ना याद हो, देखो जेनेटिकल हर्पीज, अरे हंस भी है ना, तो बस HSV हंस भी, दो बार हंस, एक बार और हंस भी हो गया, हंस भी, बस ऐसे मतलब याद करो, ठीक है। कौन सा रोग हुआ है, हर्पीज, हंस भी, दो बार, बस HSV, और हंस भी वो भी सिंपल तरीके से, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंप्लेक्स, क्योंकि सिंपल तरीके से कोई मुस्कुराता बड़ा अच्छा लगता है, अगर ऐसे दांत चीर कर ऐसा लगता है कि भाई, और मान लो किसी का अगर कोई दांत गायब हो, ऐसा लगता है विंडो है ओपन है, आने जाने का रास्ता, चलो कह रहे ठीक है ना, तो याद हो गया ना सबको, ये चीज होता है इसमें, ये इस वायरस से होता है। ये वाला जो है अभी, अच्छा ऐसे एक बार सब लोग बताना, ऐसे थोड़ा फनी तरीके से कुछ चीज याद करना, किसी को हंसे तो नहीं है? हाँ भाई, बुरा तो नहीं लग गया सर, दोबारा हम साथ देखो। हाँ तो यहाँ पर देखो, अब जैसे जेनेटिकल वायरस है, ये भी वायरल डिजीज है, प्रश्न आता है कौन से वायरल डिजीज के द्वारा होता है ना, कौन से वायरस के डिजीज के द्वारा होता है ना। तो देखो अभी हमने कहा हंस भी दो बार, है ना, और यहाँ करें हाँ भी, हाँ ऐसे है ना, हाँ भी, है ना, बस हाँ भी, HPV, ठीक, HPV। अब तुम कह रहे हो क्या कर रहे हो सर, हम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, पेपिलोमा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, पेपिलोमा है, क्या कर रहे हैं, पेपिलोमा करा रहे हैं। कौन सा पेपिलोमा, मानव पर करा रहे हैं भाई, ये कैसा है, वायरस वाला है, बस इसका प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, इसका प्लेटफॉर्म हो गया। अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक रखो और ऐसे मतलब खुश होकर पढ़ो, ठीक। अब देखो ये क्लास में एकदम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम पूरा सपोर्ट करो, यहीं पर यहीं का यहीं याद करवा दो, थोड़ा कम पढ़ाऊंगा लेकिन जितना पढ़ाऊंगा सॉलिड रहेगा, है ना। तो ये किसके के द्वारा होता है, कौन से वायरस के द्वारा होता है, HPV। हाँ हाँ भी हंसना, हाँ भी, ठीक, हाँफना भी जरूरी, तो बस। और क्यों वहां पे पेपिलोमा चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है, ह्यूमन के ऊपर चल रहा है ना। दो तीन बार बोलो पेपिलोमा पेपिलोमा पेपिलोमा, बहुत लोमा, कौन लोमा, पेपिलोमा, ठीक। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा, मतलब इस वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, दोनों का क्लियर है, चलो ये हो गया। अब हर्पीज रोग में क्या होता है, इसमें वही सारी पुरानी देखो लक्षण की विशेषता है, लगभग लक्षण सब में घूम फिरा कर वही रहे, है ना। तो इसमें लक्षण क्या है, जननांगों में सूजन, है ना, और हर्पीज रोग है ना घाव, ठीक, और जो यूरेथ्रा या जो वेजाइना से दोनों में होते हैं भैया, लक्षण सब घूम फिरा कर वही रहते हैं। हर्पीज रोग में होता क्या है, तो इसमें जो है जननांगों में जलन, सूजन, दर्द, घाव, है ना, यूरेथ्रा या वेजाइना से विशेष प्रकार के लिक्विड का अर्थात पानी का, है ना, द्रव का निकलना, क्लियर है ना। लेकिन इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, जब HSV1 का संक्रमण, अब ये तो दूसरे का है, 1 भी होता है, या HSV ये वैरायटी है वायरस, है ना। अगर 1 का रहता तो चेहरे और मुंह पर भी घाव हो जाते हैं, HSV1 का अगर संक्रमण हो जाता है इस वायरस का, तो चेहरे और
पर भी घाव हो जाते हैं और जहाँ जो संक्रमित स्थान रहता है बहुत ज्यादा पेन करता है, अरे दर्द करता है। संक्रमित स्थान पर क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होती है। इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है, इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। उपचार है तो यही है, एक दवा है, थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, बाकी कोई निश्चित उपचार नहीं। और वो है ना, वो क्या है, एसाई क्लोबिर, है ना। वो कौन है, एसाई क्लोबिर दवा है ना। तो एसाई साहब, एसाई है ना, कल वीर थे आज नहीं हो। हाँ एसाई क्लोबिर, एसाई साहब कल वीर थे आज नहीं हो, आज सब लौंडे वीर हैं, ठीक है। हाँ तो ऐसे याद कर लो। तो एसाई क्लोबिर से थोड़ा लाभ प्राप्त होता है, बाकी कोई निश्चित उपचार नहीं है, हो जाता है ना। बाकी इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। और इसके साथ में दर्द निवारक औषधियां, ठीक। और सबसे ज्यादा इन सब रोग का यही है कि संभोग के प्रति संयम रखो, और खासकर बहुत ज्यादा ऐसे समझ लो लबर लबर ना करो बहुत ज्यादा, है ना, कि जैसे ठीक है करो आप, बिल्कुल रिलेशनशिप में रहना गलत नहीं है। एक रिलेशनशिप मतलब तुम दर्जन में हो ये गलत है, एक को भी अगर हो गए ना जरा सा, तुम्हारी पूरा गला गला निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो एसआई कल वीर थे आज नहीं, क्योंकि एसआई क्लोबिर थोड़ा लाभ करता है, तो कल वीर थे, आज वाले वीर होते तो पूरा लाभ करते, क्लियर है। ये होता है और इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। और इनका देखते हैं एपिलोमा, तो यहाँ पर क्या है, इसके संक्रमण से ध्यान देना, ये तो नाम से क्लियर है, जननांगों पर मस्से निकल आते हैं और यही मस्से बाद में कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। यही चीज बाद में किसका रूप धारण कर लेते हैं, कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं, कैंसर में बदल जाते हैं, है ना। और ये क्या होता है, ये वैसे जब इसका इन्फेक्शन होता है तो जनरली ये ज्यादा होता है स्त्रियों में, है ना। वहां पर वेजाइना और ग्रीवा यानी गर्भाशय की दीवार, वेजाइना और ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं और यही मस्से धीरे 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 कैंसर, और ये पता है ये सब भाई वायरस से फैलते हैं, है ना, वायरस से फैलते हैं। तो इसमें लिखवाएं या रहने, इसमें नाम से क्लियर है, मस्से निकल आते हैं और बाद में ये क्या किस रूप में बदल जाते हैं, जब थोड़ा विकराल रूप, जैसे आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जनरली इन सब पर ध्यान नहीं दे पाता है, बाकी सब है दिखा दिया, ये है वो है, दिखाओ है क्लियर है। तो इसमें अरे इतना तो याद ही रहेगा, बाद में दिमाग क्यों लेकर बैठे हो, कुछ दिमाग है। चल अभी इतना क्लियर है। अब इसके बाद में क्या है, अब इसका उपचार क्या दिया, ये भी तो आता है, इसका जो है उपचार क्या, तो इसका उपचार है लेजर सर्जरी या जो अल्फा इंटरफेरॉन दवा, लेजर सर्जरी, लेजर सर्जरी या अल्फा इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन दवा। अब स्वाभाविक है भाई, सर्जरी तो हो गई, तो सर्जरी में क्या होता है, डायरेक्ट मस्से को निकाल दिया जाता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस, मस्से को निकाल दिया जाता है। ध्यान देना, इनको जन्म को ही निकाल दे, अरे रुक जाओ, इतना नेक्स्ट लेवल में मत जाना, ठीक है। तो अभी इतना क्लियर है। तो इसका लेजर सर्जरी या जो है अल्फा इंटरफेरॉन दवा का इसमें प्रयोग किया जाता है, क्लियर है, समझ में आया। तो इसे देख लो, ऐसे देखो डिफरेंस बढ़िया तैयार हो गया कि नहीं, अरे वाह। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट अगला रोग है आपका, और वो क्या है, एड्स, AIDS, ठीक है। और एक है आपका हिपेटाइटिस, दो रोग है हिपेटाइटिस। अरे सुनो तो, अंदर बाहर कहाँ होता है देखते हैं, है ना। तो इसको हिंदी में यही बोलते हैं एड्स, ठीक, और इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत शोथ, यकृत शोथ, या इसको हिपेटाइटिस ऐसे लिख दिया जाता है, हिपेटाइटिस,
है ना? अब यहाँ ध्यान से समझना भाई, सब लोग हथियार बंद करो पहले पे। हाँ, हथियार बिल्कुल एकदम बंद करके एकदम रख दो। अब यहाँ पूरा एकदम एकदम निशाना साफ लो, कहाँ पर मारना है लो, इधर इधर देखो, कहाँ लगाना है देखो, है ना? देखो यहाँ पर एड्स है आपका, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड। ये ना लिखिए सर, पता है। अरे रुक जा, आपको मालूम है सकते हैं। भाई तो हमें नहीं है सर। हाँ इधर देखो, एक्वायर्ड है ना? एक्वायर्ड मतलब जो मांग है, जो डिमांड है, सप्लाई की बात हटाओ, जो डिमांड है, किसकी डिमांड है? इम्यूनो, इम्यूनो यानी कि इम्यूनिटी पावर की, जिस इम्यूनिटी पावर की एक्वायर है यानी कि डिमांड है, मांग है, डी और डेफिशिएंसी उसकी क्या हो रही है? कमी हो रही है। डिमांड है लेकिन क्या है? सप्लाई नहीं है, कमी हो रही है। और जब जिस इम्यूनिटी पावर की कमी हो रही है उसका हो जा रहा है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। जिस इम्यूनिटी पावर की हमारे शरीर में जिस लोग की जरूरत है, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, रोग आता है पहरेदार, अच्छा तुम आए हो, अबे हट चल, यानी कि आप देखे होंगे जो यूथ रहते हैं, जो जवान रहते हैं, उनको रोग बहुत कम आता है। रोग आता है अंदर वो रहता है, आप देश हमारे रहते हैं तुम लोग, यानी कि इम्यूनिटी पावर क्या है? स्ट्रांग है। इसके लिए WBC काफी लंबी कहानी थी, WBC है ना, क्लियर है? अब उसकी क्या हो रही? डेफिशिएंसी, यानी सपोज करो पहरेदार सो गए पेट में, क्या कम हो जा रहा है, एक एक कट मर जा रहे हैं, आपस में कट मर जा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिजीज हो जा रहा है। दुश्मन एकदम भर भर के आ रहे हैं, उधर एक टोली, इधर एक टोली, इधर एक टोली, कोई ट्रक से, है ना, ऐसे आ रहा है सब, तो मतलब सिंड्रोम। तो इसका ये खतरनाक क्यों हो जाता है? क्योंकि डायरेक्ट ही कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर को ही खत्म करने लगता है। अभी सुनो आप ध्यान से, कोरोना काल में रामदेव बाबा बोले नींबू पियो बेटा, और हम भारत के लोग अच्छा बाबा आई फॉलो यू। क्यों पीने लगे? क्योंकि जितना सिट्रस फ्रूट होता है, पहले नंबर फल और सब्जी, ये तुम्हारा शरीर कभी नहीं बनाने वाला है ना? शरीर बनाने का काम प्रोटीन का होता है, बॉडी बिल्डर, है ना? फल और सब्जी ये हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को इनहांस करता है, हमको अंदर से, ऐसे समझ लो अंदर से मजबूत बनाता है। तो विटामिन सी में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पावर को इनहांस करने की क्षमता होती है। तो इसलिए बीच में बहुत ज्यादा चला था कोरोना काल में कि भाई ऐसा करो, क्योंकि वायरस है, ये हरामखोर ऐसे है, बाहर है तो मरा हुआ है, अंदर है तो जिंदा हो गया। बाहर है तो क्या है? मरा है, अंदर है सांस के थ्रू अंदर आ गया, जिंदा हो गया, अपने आप को बढ़ा रहा है एकदम, प्रोग्रेस मल्टीपल। हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर थोड़ा वीक है तो लोग हावी हो गए, हमें ही मार दे रहा है, हमारे अंदर खाकर, हमारे अंदर में घर बसाकर हमें ही मार दे रहा है ना? ये इसलिए समझ पा रहे हैं ना? तो इसका क्या हो जा रहा है? कमी हो जा रहा है। तो ये वायरल डिजीज इसीलिए खतरनाक होता है। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, ये इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है? इसको हिंदी में कहते हैं। तो पहला तो भाई चलो नाम से तो हो गया, नाम का काम हो गया कि अच्छा इसका नाम एड्स है, इसका मतलब ये है। जैसे आप थोड़ा ऐसे समझने के लिए, मेरा नाम रवि है, रवि मतलब सूर्य, अच्छा इसी में कुछ सूर्य वाला फर्क करता है क्या? सूर्य का काम है दुनिया को रोशनी देना, अच्छे से समझाता है, ठीक है, अच्छी बात। अच्छा इसका नाम द्रौपदी है, अच्छा इसीलिए वनस्पति है, अच्छा किसी का नाम सुनो द्रौपदी है। अब बात मत करना देश के राष्ट्रपति की, द्रौपदी मुर्मू अपवाद आ गया, लेकिन आज तक मैंने यकीन मानो राष्ट्रपति बनी तब मुझे पता चला हाँ द्रौपदी जी किसी का नाम कोई रखवाता नहीं,
वो भी आदिवासी थे, उनको कुछ पता नहीं रहा, आदिवासी कहाँ नॉलेज बहुत खास उस तरह का रहता है शुरुआत में, है ना। तो ये चीज है। किसी का नाम सुनो, रावण। हाँ सर, अरे रियल में लिखा पढ़े, वो बनते हो बात अलग है। चलो खैर ठीक है, अभी इतना क्लियर है। तो नाम से ही, तो इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी कोई क्वेश्चन तुमसे पूछे ना, कोई भी क्वेश्चन पूछे तुमको ऐसे फंसाने के लिए, तो एक बार कह देना भाई क्वेश्चन को रिपीट कर, या और हम तरीका बता दें क्या, सुनाई नहीं दिया। जब तुम ऐसे कहते हो समझ में नहीं आया, तब दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करना, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि ये ठीक है ना, ऐसे मतलब एक्सप्लेन, तब समझ में आएगा। तो आधा आंसर क्वेश्चन में छिपा रहता है। तो सेम यहाँ पर है। अब इसके बारे में होता है क्या, देखो ये होता है HIV वायरस, भाई वायरल डिजीज है। दूसरा पॉइंट, ये तो पूरा नाम हो गया, ठीक। ये कैसा डिजीज है आपका, वायरल डिजीज है। चलो ठीक है, वायरल डिजीज है, कौन से वायरस से होता है, तो ये होता है HIV। आई होप इसकी ट्रिक की आवश्यकता नहीं, आपको सबको पता है ना। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। ह्यूमन इम्यूनो मतलब इंसान के अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी सिस्टम को कम करने वाला वायरस। देखो मतलब क्या बताएं यार, डेफिशिएंसी मतलब कमी होता है ना। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म भी मैं लिख दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये इतना हरामखोर है, सारी लिमिट पार कर चुका है ना। ये सीधा सीधा ब्रह्मास्त्र पर अटैक कर रहा है हमारे अंदर, ब्रह्मास्त्र पर, यानी कि इम्यूनो को ही डेफिशिएंसी कम करने में लगा हुआ ये वायरस, है ना। चलो ठीक है, अब ये वायरस, अब प्रश्न आता है चलो ठीक है, ये वायरस कैसे फैलता है, कैसे फैलता है ये वायरस। तो ध्यान दो, ये वायरस जो फैलता है, ये अगर किसी को कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ध्यान देना कैसे फैलता है, कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको एड्स रोग हुआ है, उसके शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से, उसके शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से ये रोग जो है तुरंत जो है वायरस है। और पता है यार, दिमाग लगाओ, वायरस क्या है, तुमको क्या लगता है तुम्हारी धूप में वायरस नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अभी नहीं है, परेशान ना हो, है ना। मतलब तो रोग हुआ है तो तरल पदार्थ में ये होता है, क्लियर है ना। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे रोग से बचने के लिए पहले नंबर तो सुई, इसीलिए सुई वगैरह बहुत ज्यादा साफ करके, या एकदम नई सुई, हमेशा बार हर बार जो है एक नई सुई का यूज किया जाता है। पहले कॉपर की आती थी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन्फेक्टेड है, ये कभी वायरस वगैरह अपने आप जनरेट हो जाते हैं, जैसे काफी दिन से रखा है बार तो अपने आप भी हो जाता है ना। तो ये जो है, अच्छा इसका लक्षण क्या है, तो इसका सीधा आप लक्षण ये कर दो कि रोगी की सारी इम्यूनिटी सिस्टम को ये समाप्त हो जाती है, मतलब रोगी खत्म, ठीक है। मतलब अगर ऐसे रोगी को जुकाम भी हो गया, इनको ऐसा लगेगा कैंसर हो गया, जुकाम भी हो गया तो इनको क्या लगेगा, कैंसर हो गया, क्योंकि इम्यूनिटी पावर क्या है, खत्म ही हो जाती है ना। अच्छा, अब इसका बचाव क्या है, इसका जो आता है प्रश्न आता है कि इसका जो है बचाव क्या है ना। तो इसका बचाव यही है, देखो पहले नंबर, इसके लिए कुछ खास दवा नहीं बने, बल्कि टीके आदि का प्रयास किया जा रहा है, टीके आदि का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। जैसे अपने यहाँ है ICMR है ना, क्लियर है, इंडियन सेंट्रल, अरे यार हटाओ, भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान को साइड में कहते हैं
भारतीय औषध अनुसंधान संस्थान है, ये जो कि पुणे में है ना, पुणे में वहां पर निर्मित की गई है TGAACO9 TGAACO9। ये एक दवा है ना, कहाँ निर्मित किया गया है? भारत में निर्मित, और कहाँ? ICMR पुणे। तो ये है ICMR पुणे, ठीक है। फुल फॉर्म मुझे खुद नहीं पता, कैसे तुमको बता दें? इसका फुल फॉर्म हिंदी में पता है। भारतीय अनुसंधान संस्थान, अरे क्या यार, यही तो है ना, भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद, इसको बोलेंगे इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। फॉर्म पता था बच्चा, वैसे टीचर को मजा नहीं आता है, एक बार क्लास में पढ़ाए, एक बार कहते नहीं है, अरे साला टीचर है, पता ही नहीं है कहाँ पढ़ाते हैं, एक बार मजा आता है। देखो हमेशा सीरियस मत रहो, कभी टीचर ने भी मजा लेती है, बट याद है लिमिट है ना, थोड़ा ऐसे नहीं कि हाँ पता लगे बाहर जा रहे हैं मजा लेते है ना, तो ये गलत है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेंटर भी बोल सकते हो, भारतीय अनुसंधान संस्थान परिषद, परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल, ठीक है। ये पुणे में है, ये भारत में ये निर्मित है। चीन में जो निर्मित है वो SH है, ये दवा चीन में निर्मित, हाँ चीन में निर्मित क्या है? SH है ना, आदि। ये कुछ औषधियां तैयार की गई, ठीक है, कुछ औषधियां जो हैं तैयार की गई हैं, और इसके परीक्षण के लिए आप लोग सुने हो कि नहीं सुने हो, एलिसा परीक्षण किया जाता है। मतलब एड्स के टेस्ट के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो इसके लिए एलिसा टेस्ट होता है ना। अब क्या, चलो ऐसे लिखते हैं, एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा परीक्षण होता है, ठीक है, ELISA, एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। और ये जो है 1 दिसंबर को जागरूकता, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। क्लियर है ना? और दूसरा नंबर, जब ये इंफेक्टेड शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से होता है, तो ज्यादा ये होता है सेक्स के, क्योंकि नाम ही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मैथुन की प्रक्रिया में, है ना, मैथुन की प्रक्रिया में। और दूसरा सबसे ये बात है कि अगर ये किसी को हुआ रहता है तो इतना ज्यादा वो या तो अच्छा हो, बाकी किसी को हुआ रहता है इतना ज्यादा रोस्ट हो जाता है कि अगर उसके साथ कोई करता भी तो खुशी मन से कि लो तुम भी थे, मतलब कोई बताता नहीं कि मेरे को ये रोग है, क्योंकि अगर कोई बता दिया, जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे कई सारे लोगों को कोरोना वायरस हो गया था, इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन वो बताते नहीं, वो जो है बताते नहीं। क्यों? क्योंकि वायरल डिजीज अगर कोई बता देगा खतरनाक वाले, तुमको घर से बेघर कर दिया जाएगा, तुम्हारे सभी माँ बाप के यहाँ पे भाग निकल, तो जाएगा ही, हम सबको मिले जाएगा, फिर पापा मैं आपकी बिटिया, अरे कौन बिटिया? नहीं, कोई परवरिश नहीं, क्योंकि क्यों है? वायरस, वायरल डिजीज, बताओ रोग है, पता चली गया। हाँ तो वहाँ पता चल जाता है कि भैया कौन अपना है और कौन पराया है। तो यहाँ अपना पराया के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें वो दिखाना पड़ता, हाँ नहीं तो एकदम शक्तिमान की तरह अबे आई एम, मैं हूँ, झेल लो, क्योंकि वायरल डिजीज। समझ गए? कोरोना काल में मुझे इतना याद है, मेरे मामा जहाँ था बता रहे थे कि कोरोना वायरस से मरे थे वो, उनको कोई लाश छूने नहीं गए थे, दफनाने उठाने तक नहीं गए थे। तो मेरे मामा बता रहे थे कि मैं पूरा एकदम पॉलीथीन पहना उनके हम जाए,
पूरा एकदम पॉलीथीन जैसे पूरा ग्लव्स होगा ना हर चीज का, पूरी सिक्योरिटी देते हैं। तो पूरा भयंकर जाकर वो पूरा खेल कर रहे थे यार, इतने अच्छे आदमी थे तो पूरा बता रहे थे ये रियल घटना है। तो इस तरह से हुआ था। और डॉक्टर लोग अगर ये सोच लेते तो पता नहीं कितने सारे डॉक्टर इलाज करते करते मर गए। कहीं ना कहीं उनको इतना सब सेफ्टी के बावजूद भी उनको वायरस का इन्फेक्शन हो गया था। आप सुने होंगे कई सारे शॉर्ट्स वीडियोज में आते थे, अब तो कम हो गया है। तो ये वायरस इतना ज्यादा हो, क्योंकि वायरस का सबसे बड़ा रीजन है ना कि बाहर है तो नॉन लिविंग, और ऐसा तो है नहीं कि हम सांस लेना तो बंद करेंगे नहीं सांस। अब ये प्रश्न आया, ये क्या बोलते हैं, मास्क क्यों चला था? क्योंकि मास्क इसीलिए, अगर आप मास्क नहीं लगाओगे भाई तो आप सांस डायरेक्ट, मान लो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, छींका, उधर बैठा छींक दिया और तुम इधर से साइड से पास हो रहे थे और हवा चल रही है और आकर वो आपके नाक में और आप भी बढ़ गया अंदर में पहुंचा, तो 4 दिन के बाद अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू किया, मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? लेकिन अगर आप मास्क लगाए हो है ना, तो आया यहाँ बंद है और अबे यार यहाँ तो गेट बंद है ना, यहाँ तो क्या है, प्रॉब्लम है, यहाँ जाना सही नहीं, क्लियर है? तो इसलिए मास्क कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेफ्टी किया है मास्क। और दूसरा वो जो N95 उन सब में पूरा ऐसे सिस्टम रहता था कि आएगा जैसे उसी हिसाब से, लोकल वाला तो कुछ नहीं करता, उसमें लोकल भी चल जाता है, पता है भारत में लोकल तो बहुत आता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? पूरा क्लियर है? लिख लो इसे, क्या है, कोई दिक्कत इधर? चलो इसे लिख लो जल्दी। आपका यकृत शोध, देखो क्या हुआ, नहीं भैया, अब यहाँ देखो यकृत शोध, तो शोध मतलब ऐसे समझ लो कहीं ना कहीं यकृत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। जैसे अभी इसके पहले आपने देखा था ग्रीवा शोध है ना, यूरेथ्राइटिस, मूत्र मार्ग शोध, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। अब यकृत शोध को और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हिपेटाइटिस कहते हैं। तो पहला तो यही है, नाम याद रखो, यकृत शोध है ना या हिपेटाइटिस, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब ये होता क्या है, तो ये होता है वायरल डिजीज। पहला तो ये क्लियर करो कि वायरस से है, प्रोटोजोआ से है या बैक्टीरिया से और कोई प्राणी से है ना। तो जैसे अभी हिपेटाइटिस, अरे इसके पहले आपने देखा मानव वाले प्राणी से था एचआईवी केवल मानव के अंदर पाया जाता है ना। तो ये होता है तुम्हारा, पहले नंबर तो लिख लो वायरल डिजीज है। ये कैसा डिजीज है? वायरल डिजीज है। दूसरा नंबर होता कहाँ है, तो यकृत में होता है। यकृत बोले तो लीवर, जिसको आप लोग क्या कहते हो, कलेजा या कलेजा या कलेजी, क्या कहते हो? कलेजी, सुनो कलेजी दिल को कहते हैं। अरे यार, अरे खाते हो जो लोग मीट खाते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। कलेजी आप खाते हैं, हम नहीं खाते। नहीं, मैं खाते हैं, बताइए। मैं एग खाता हूँ, हम भी वही खाते हैं। यकृत, कलेजी सुने हो? हाँ, सुने तो हैं। कलेजी शायद लीवर को ही कहते हैं, वहाँ पर लोग कहते हैं ना कलेजी मुझे दे दो। लीवर या दिल, इसमें कंफ्यूज हूँ मैं, पता नहीं, लीवर को ही कहते हैं, ठीक। कुछ लोग कहते हैं मेरे दिल का कलेजा, तो वहाँ मेरे कलेजा वहाँ दिल है, लेकिन है कलेजी की, कलेजा नहीं कलेजी, यकृत की बात हो रहा है ना। यकृत को लीवर भी कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और सबसे अधिक रीजनरेशन की पावर यकृत में ही होता है। लोगों का यकृत खराब कर देते हैं, मैंने भी खराब किया था। शुरुआत में घर से बाहर निकला था, कच्चा पक्का 6 महीना खाया, यकृत खराब हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन ये रीजनरेशन पावर बहुत अच्छा है, तो लीवर का अच्छे से हो जाता है। लेकिन सबसे कम रीजनरेशन किसका होता है? माइंड का होता है। इसलिए पुलिस कहते हैं बेटा तुम कुछ भी ना पहनो, हेलमेट जरूर पहनो, दिमाग रहेगा, क्योंकि दिमाग पूरा कंट्रोलर है ना, इसीलिए हेलमेट के ऊपर चालान लगता है।
ठीक है, चलो खैर ये ठीक हो गया, यकृत में होता है और वायरल डिजीज है, ठीक। अब प्रश्न आता है कि होता कैसे है, किससे होता है? हाँ किससे होता है, या यकृत शोथ किसे कहते हैं। तो यकृत शोथ का मतलब सीधा सीधा कह दो यकृत की कोशिकाओं की क्षति होना। यकृत शोथ का मतलब इन साइड हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यकृत की, दिख रहा है ना, यस सर। यकृत की कोशिकाओं की क्षति होना, क्षति मतलब लॉस होना, कमी हो, है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, क्षति होना यकृत शोथ कहलाता है। ठीक, आगे फीलिंग लाते रहे, यकृत शोथ कहलाता है हम हर चीज में फीलिंग नहीं दे पाए, ठीक। तो यकृत शोथ, ठीक। आगे ये चीज में भाई मुझे बहुत खराब लगता है पर्सनली, कहलाता है, अरे ठीक है यार, मेन पॉइंट ये है तो इसको देखो, लेकिन एग्जाम में आप लिख देना, ठीक है, एग्जाम में हाँ, कहलाता है, ठीक है। चलो ये हो गया, यकृत शोथ मतलब यकृत की कोशिकाओं में कहीं ना कहीं कमी होना। क्षति ऐसा होना। लगता है, क्यों ऐसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ ऐसा लगता है जैसे अधूरा अधूरा सा हो, ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया हुआ है ना। अरे सब कलाकार हैं। चलो अब यहाँ देखो, ये जो है हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस बी, दो टाइप का होता है, ये ध्यान देना, हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस बी, ये दो तरह का होता है। तो एक तो है हिपेटाइटिस, हमारी बात का बुरा मत मानना, मानने दिल पर ले लो, हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस ए एक होता है और एक होता है हिपेटाइटिस बी। अब ध्यान दो, हिपेटाइटिस ए वायरस से होता है, हिपेटाइटिस बी वायरस से होता है। अच्छा मतलब जैसे हिपेटाइटिस दो तरह का होता है, एक का नाम हिपेटाइटिस ए और एक का नाम हिपेटाइटिस बी, है ना। तो हिपेटाइटिस बी का रोगजनक हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस ए का रोगजनक हिपेटाइटिस ए, मतलब जैसा नाम है उसी से फैलता है। हाँ मतलब वायरस ठीक का है। नाम। इसीलिए तो मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होती है, ठीक। नाम से क्लियर है, हिपेटाइटिस बी का रोगजनक कौन है, हिपेटाइटिस बी है, और हिपेटाइटिस ए का कौन है, हिपेटाइटिस ए है ना। अब ये होता कैसे फैलता है, तो भाई स्वाभाविक है, पहला नंबर तो टॉपिक देख लो, टॉपिक सादा क्लियर है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो स्वाभाविक है, मैथुन के समय संक्रमित व्यक्तियों के जो चिकित्सा यानी कि जो सिरिंज वगैरह होते हैं उसके संक्रमण से होता है, या रुधिर के आदान प्रदान द्वारा होता है ना, ठीक। तो इसके द्वारा ये चीज फैलता है, समझ में आया। तो ये चीज है हेपेटाइटिस ए का रोगजनक, लिख सकते हो ना, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी का रोगजनक हेपेटाइटिस बी होता है, क्लियर है। इसका रोगजनक कौन है, रोगजनक HBV, ठीक, याद रहेगा ऐसे, शर्ट पे ऐसे HBV, हाँ HBV, और इसका रोगजनक HBA, बी है यार, बी कर दो है ना, HBV और HBA, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब यहाँ इसका लक्षण क्या है, तो स्टार्टिंग में इसमें फ्लू, मिचली आना, जी मचलाना, फ्लू क्या है? भूख की कमी, फ्लू जो एक बीमारी होती है, फ्लू हाँ जैसे स्वाइन फ्लू होता है, हाँ तो इस तरह का फ्लू होता है। तो शुरुआत में यानी प्रारंभिक लक्षण है फ्लू का लक्षण आना, मिचली आना, सिर चकराना, भूख की कमी होना, है ना। और दूसरा नंबर इसमें हो जाता है जॉन्डिस हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस का मतलब यकृत की कोशिकाओं की क्षति होना। अगर यकृत की कोशिकाएं बहुत ज्यादा मतलब यकृत शोथ एक लेवल में, बड़े लेवल में चले गए, हाई लेवल में, अर्थात यकृत शोथ की बहुत ज्यादा अगर समस्या होने लगी तो वहां पर पीत ज्वर हो जाता है, मतलब जॉन्डिस हो जाता है ना। तो यहाँ पर जैसे यकृत की कोशिकाओं में क्षति होना, तो यकृत की कोशिकाओं का अत्यधिक क्षति हो जाने पर
जॉइंटिस यानी कि पीत ज्वर हो जाता है, और जब पीत ज्वर हो जाता है तो बहुत ज्यादा जब प्रचंड अवस्था में आ जाता है तो रोगी को चक्कर आने लगता है और पहले मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पहले जो है मृत्यु हो जाती है और इसका संक्रमण, अब सुनो इससे भी खतरनाक, इसका संक्रमण जो है मल मूत्र के माध्यम से फैलता है। ऐसे लोग को तो, ऐसे रोगी को लोग उठाकर फेंक देंगे, कहेंगे भैया इनको हटाओ, इनको यहाँ आसपास रखो ही मत। मल मूत्र के संक्रमण से फैल रहा भाई। ठीक, अच्छा अभी इतना क्लियर है तो, अरे कहाँ क्लियर है, लिखो आते लिखो इसे फटाफट। आप लिखिए यकृत की ज्यादा कमी होगी, कोशिकाओं ज्यादा क्षति होगी, में अत्यधिक क्षति होना, लिखो भैया, हो जाने पर जॉन्डिस, जॉन्डिस पीत ज्वर हो जाता है। ठीक है, अब उपचार के लिए क्या करें, उपचार के लिए क्या करें भाई, फेंक दे भाई इसका रो फेंक दे। अच्छा बचने का प्रयास में ऐसे तुमको भी फेंक दिया जाए, अगर मान लो तुमको हो जाए तो कहोगे मुझे फेंक दो भाई। इनको एक से कुछ बात नहीं। तो देखो हेपेटाइटिस बी का रोगजनक है एचबीवी, तो इसके लिए जो है एचबीवी वैक्सीन तैयार किया गया है ना। बाकी कोई विशेष औषधि नहीं है, ऐसे रोग को स्वस्थ वातावरण में रखो, पूरी तरह से आराम करो, आराम करवाओ, अच्छे से जो है आहार व्यवहार है ना, हर चीज व्यवस्था करो। ठीक है, और जो है टीके की 3 खुराक पूरे जीवन काल में प्रतिरोधकता बनाए रखती है। किसके टीके की, एचबीवी वैक्सीन का टीका लगता है और 3 खुराक लगवाया जाता है, जिंदगी भर इससे लड़ने की शक्ति रहती है। मतलब नॉर्मली है एचबीवी का वैक्सीन, अब वैक्सीन आगे समझ लेना, वैक्सीन क्यों लगवाया जाता है। 3 खुराक पूरे जीवन काल में, 3 खुराक पूरे जीवन काल में। ठीक, 3 खुराक पूरे जीवन काल में। अब एक चीज देखी होगी, जब बच्चा पैदा होता है तो देश भर का टीका लगता है, मतलब जिसके यहाँ अगर कोई बेबी होगा तो रिलेट कर पाएगा, कहीं ना कहीं इसका टीका लगवाओ लो, इसका टीका लगवाओ, इसका टीका लगवाओ, कई सारे टीके लगते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, है ना। तो इन्हीं सब के लिए, बचाव के लिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपका टॉपिक है यौन संचारित रोगों की रोकथाम एवं उपचार, मतलब ओवरऑल, अभी तक आपने अलग अलग उपचार रोकथाम देखा था, अब ओवरऑल आपको उपचार देखना हो कि ऐसा कुछ हो कि ये इनमें से ऐसे कोई भी रोग हो नहीं ना पाए। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है कि अनजान और अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क यानी कि शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। दूसरा, मैथुन के समय अवरोध विधियां, अब अवरोध विधियां समझ ही रहे हो, जैसे कांडोम है या निरोधक विधियां, कई सारी चीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सदैव रोगाणु रहित सुई, यानी ऐसी सुई जो कि क्या है, इन्फेक्टेड नहीं है ना, और सिरिंजों का प्रयोग किया जाना चाहिए। या और दूसरा, नशीली दवाओं से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ड्रग वगैरह की जब लत बन जाती है तो आदमी जब ड्रग पीता है, जब नशा होता है तो नशे में निगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है, नशे में निगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है, या नशे में वो चीजें आती हैं जो आप ज्यादा जिसके बारे में सोचते हो, उस पे हावी हो जाता है, हावी हो जाता है, इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि पैर अंधा हो जाता है। ये चीज है। अच्छा, और क्या होना चाहिए, लोगों से जो है, लोगों को यौन संपर्क के में जागरूक बनाना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए कि भाई देख क्यों मरना चाहता है, इसमें तुम लोग को अवेयर करना है ना। अच्छा, और क्या है, जनन अंगों
या पथों में किसी प्रकार असामान्य लक्षण हो, जैसे जलन है, सूजन है, स्राव है, कोई घाव है, तो तुरंत इसमें बिना देरी किए हुए, बिना किसी से कुछ बताए हुए, उनकी किसी से बताओगे अलग अर्थ निकालने, लोग भी नेक्स्ट लेवल के हमारे आसपास लोग, तुमसे बताओगे अबे अरे समझते हैं, ये अलग सोचने लगते, इनको हटा बिना किसी से बताए हुए एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलकर सलाह लेनी चाहिए क्या कैसे है ना, ये चीज है। बाकी आदि, अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है, आदि है कई सारे, एक टॉपिक यहाँ पर आता है और वो है बंध्यता। कोई बताए तो बंध्यता क्या होता है? गुड, हाँ, बंध्यता जिसको हम कहते हैं पांचपन भी कहते हैं, है ना। पांचपन ये होता क्या है बताओ? इसके बच्चा है। इसके बच्चे ना हाँ, बिल्कुल सही है, सही है। मतलब संभोग प्रक्रिया करने के पश्चात भी, है ना, संतानों उत्पत्ति न कर पाना, है ना, ये क्या कहलाता है? बांझपन कहलाता है। क्लियर है? बांझपन, या एक पॉइंट में, एक लाइन में लिख लो, लिख लो। अब सर हमने हेडिंग ना करिए मूल बैलेंस समझा दीजिए। बस भैया यही एक करवाते हैं, बस उसके बाद वही पर आ रहा है ना। इसको सीधा लिखो, एक पॉइंट करके लिख लो, संभोग, चित्त संभोग करने के पश्चात भी, चित्त संभोग करने के पश्चात भी, है ना, दंपति द्वारा संतानोत्पत्ति न कर पाना। दंपति मतलब समझ रहे हो? कपल, दंपति द्वारा संतानोत्पत्ति न कर पाना, आगे समझ लेना, ठीक। बंध्यता या बांझपन कहलाता है, इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं, मतलब फर्टाइल नहीं, इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी। अच्छा, ये चीज दोनों में हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है और स्त्रियों में भी। पुरुषों में जब होता है तो जनरली उसे नपुंसकता का नाम दिया जाता है और स्त्रियों में बांझपन का नाम दिया जाता है। इसका रीजन क्या हो सकता है? जन्मजात भी हो सकता है ना, शारीरिक प्रतिरक्षात्मक भी हो सकता है, शारीरिक प्रतिरक्षात्मक, शरीर की इम्यूनिटी पावर भी हो सकती है, रोगजन्य हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, अस्पम की क्वालिटी भी हो सकती है, ओवम की क्वालिटी भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, हाँ कमी भी हो सकती है ना। क्लियर है? और दूसरा नंबर, ये दो तरह का होता है, ऐसे लिख लो, दो श्रेणी है, नहीं इसकी दो श्रेणी है, इसकी दो श्रेणी है, एक प्राथमिक बांझपन, है ना, प्राथमिक बांझपन, और दूसरा जो है द्वितीयक बांझपन। और ध्यान देना, प्राथमिक बांझपन क्या होता है? जैसे शादी के बाद में, है ना, शादी के बाद में अगर आप 1 साल के अंदर बेबी लेना चाहो या कोई लेना चाहता है और इसके बावजूद भी उसे कोई बच्चा नहीं हो पा रहा या निषेचन वाली प्रक्रिया हो ही नहीं पा रही, तो ये प्राथमिक बांझपन है। द्वितीयक बांझपन क्या है? इसमें निषेचन होने के पश्चात गर्भकाल पूरा ना होता है। ध्यान दें, निषेचन तो होता है, स्त्री गर्भवती भी हो जाती है ना, स्त्री गर्भवती भी हो जाती है, लेकिन बीच में ही एबॉर्शन हो जाता है अपने आप, बीच में ही बच्चा डाइड हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। जैसे गर्भवती भी हो गई और बीच में क्या हुआ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वो डेड हो गया, है ना। ये द्वितीयक बांझपन है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है, इसके लिए अस्पताल में भी व्यवस्था की गई है, ध्यान देना। और ऐसे अस्पताल यानी कि इसके निवारण के लिए, तो एक पॉइंट कर लेना, निवारण कैसे
इससे बचा जाए। निवारण, तो निवारण है बंध्यता चिकित्सालय में विशिष्ट संभोग की व्यवस्था करके। बंध्यता चिकित्सालय में विशिष्ट संभोग की व्यवस्था करके ये चीज। अब जैसे अस्पताल है तो अस्पताल में भी इसका अस्पताल अलग से बना है, मतलब अलग से सेक्शन डिवाइड रहता है ना? और वहां पर विशिष्ट प्रकार के संभोग की व्यवस्था होती है। अब विशिष्ट प्रकार के संभोग की तो हर जगह की व्यवस्था अलग हो सकता है पहले स्तंभ काउंट देखा जाता क्या कैसे, तो एक विशेष प्रकार के वहां लिख दिया गया। ठीक, इस चीज के बारे में मुझे खुद नहीं नॉलेज है तो मैं क्या बताऊं। विशिष्ट, अब कौन से विशिष्ट, ठीक है, नहीं पता है मुझे। चलो अभी इतना क्लियर है। बंध्यता चिकित्सालय में इसकी व्यवस्था होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि कोशिश यही किया जाता है कि इसको क्या हो जाए, मतलब शिशु यानी कि संतान उत्पत्ति हो जाए, ठीक है, दंपतियों से। ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना? समझ में आया? हाँ, ये हो गया कंप्लीट। अरे आगे बताया गया कौन से प्रकार के विशिष्ट, सब यार जान लोगे। चलो अभी इतना क्लियर। एक यार टॉपिक बचा था उल्ब वेदन, हाँ यही सुन लो, इसे लिख लिया ना। हाँ, उल्ब वेदन वाला कर लो, फिर ये लेसन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद फिर लंच टाइम, ठीक है, सही है। हेडिंग सब लोग बना लो, उल्ब वेदन, एमनियोसेंटेसिस, अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन आया था, आप में से कोई कह रहा था यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, उल्ब वेदन, ठीक है। तो पहला नंबर, ये कौन सी प्रक्रिया है, तो ये ऐसी प्रक्रिया है जो कि जन्म से पूर्व की प्रक्रिया है। तो पहला पॉइंट लिखना, लिखते चलो साथ में ना, क्योंकि मुझे पता थक चुके हो तो साथ में लिखते चलो, ठीक है। सबके हाथ थके नहीं हो जन्म से, अरे तुमको बैठकर सुनना, मैं लगातार बोल रहा हूँ बिना रुके हुए, तो मैं भी थक गया। जन्म से पूर्व की प्रक्रिया है, जन्म से पूर्व की प्रक्रिया है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया है? जन्म से पहले की ये तो क्लियर है, बाद की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये पूर्व की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग, आनुवंशिक संरचना पता करने वाली। हाँ, कौन सी प्रक्रिया है? भ्रूण के, बोलो, लिंग या है ना, भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग या आनुवंशिक संरचना, या आनुवंशिक, देखो मार्कर भी जवाब दे रहा है, आनुवंशिक संरचना ज्ञात, आनुवंशिक संरचना का पता लगाने वाली, आनुवंशिक संरचना का पता लगाने वाली। तो चलो दो क्लियर है। जन्म से पहले की प्रक्रिया है, क्या है? भ्रूण के स्वास्थ्य यानी कि पल रहे बच्चे पेट में जो है, लिंग या आनुवंशिक संरचना का पता लगाने वाली प्रक्रिया है। अब इसका नाम उल्ब वेदन क्यों पड़ा? क्योंकि भ्रूण, हाँ गुड, जो परिवर्धित भ्रूण होता है वो माता के गर्भाशय के उल्ब द्रव में डूबा रहता है। देख लो, परिवर्धित भ्रूण, परिवर्धित भ्रूण परिवर्धित भ्रूण माता के गर्भाशय के उल्ब द्रव में डूबा रहता है। हाँ, तैरता है, बेचारा ऐसे बैठा है, वो कहाँ तैरेगा? मारता है। हाँ मारता है, ये सही है, लेकिन एक समय के बाद,
शुरुआत से नहीं कि हाँ 1 महीने का बाद हाथ पैर मारना 3 महीने के बाद मारता चल 3 महीने के बाद ना और ये 6 महीने में यार तुमको ज्यादा पता है चलो अभी करके आने तो परिवर्तित भ्रूण माता के गर्भाशय के पूर्व द्रव में मतलब पहले मारता 3 महीने को अरे चलो ठीक कभी मारे तो अभी तुम यहाँ पे डूबा रहता है अब जब डूबा रहता है तो इसी पूर्व द्रव में से है ना थोड़ा सा द्रव निकाल लिया जाता है ना तो और निकाल क्यों लिया जाता है एक नमूने के रूप में ताकि हम पता लगा सके कि उसका स्वास्थ्य कैसा है ना? लिंग कैसा है क्या है आनुवंशिक संरचना क्या है तो इसमें एक पॉइंट करके लिख देना इस द्रव की कुछ मात्रा सुई के द्वारा इस द्रव की कुछ मात्रा सुई के द्वारा बिना नहीं भ्रूण को बिना क्षति पहुंचाए हुए भ्रूण को बिना क्षति पहुंचाए हुए मतलब नुकसान क्षति पहुंचाए हुए नमूने के रूप में निकाल लिया जाता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं उल्ब भेद उल्ब द्रव को भेद करके है ना तो इतना तो हो गया सबका अब देखो अब इस सिचुएशन में अगर मान लो कुछ इस तरह की बीमारी निकल रही है कि वो जन्मजात ठीक नहीं होने वाला रोग है मतलब वो रोग ठीक ही नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में है ना गर्भ धारण की पहली अवस्था में एमटीपी के द्वारा एबॉर्शन के द्वारा इसको यहीं पर क्या किया जाता है हाँ समाप्त कर दिया जाता है ना लेकिन अब समस्या क्या है उपाय तो अच्छा है लेकिन हर अच्छाई के पीछे बुराई होती है तो इसके पीछे क्या बुराई है बोझे इसकी बुराई ये है जब भ्रूण का लिंग पता चल जाता है कि ये भ्रूण क्या है मादा है यानी कि स्त्री तो उस सिचुएशन में क्या कर दिया जाता है इसको भी यहाँ भी एबॉर्शन करवा दिया जाता है लेकिन सरकार भी चालाक सरकार ने कहा कि अगर आप है ना ऐसी सिचुएशन में भ्रूण को मान लो कि वो मादा है तो इसके लिए गैर कानूनी अपराध है और ये अपराध भ्रूण हत्या के रूप में रहे मादा भ्रूण हत्या के रूप में तुम्हारे ऊपर जेल भी हो सकती है जुर्माना भी हो सकता है सरकार ने कब कानून बनाया था 1971 में बनाया था मादा भ्रूण हत्या को एक गैर कानूनन घोषित कर दिया 1971 में मादा भ्रूण हत्या को सरकार ने क्या गैर कानूनन घोषित कर दिया क्लियर है बोलते तो ये चीज हो गया आपका चलो तो इसमें यही चीज है बस हो गया आपका समझ में आया अच्छा भारत सरकार ने एक तो 1971 में बनाया था फिर 1994 में इसके लिए एक एक्ट लागू किया था और वो एक्ट है प्रीनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है ना लिखवा देंगे ठीक है कुछ वो जीएस वाला बहुत अंदर तो ये हो गया कंप्लीट क्लियर उल्बेदन यही है लगभग कल ही बता दिया गया था क्लियर ओके